तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं हूं श्रीधर आचार्य और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल इस खूबसूरत से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो और साथ में हेडिंग लगाओ, सीधे आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो तैयार है क्या? एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप सभी को आवाज़ क्लियर आ रही क्या, और जो पिक्चर क्वालिटी है वो कैसी दिखाई दे रही है। ले सर बोर्ड पे कुछ लिखोगे तो दिखेगा ना। चलो ठीक है, शुरुआत कर देते हैं भाई साहब, नाराज मत हो। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक अनंत लंबाई का एक चालक तार लिया। ठीक है, इसको अनंत लंबाई का चालक तार क्यों कहते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल क्या करना है, इसको हमें आवेशित करना है। तो ये हमने आवेशित कर दिया, डिंग 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 डिंग। ये हमने इसको क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, आवेशित कर दिया। ठीक, और आवेश ले लो भाई साहब। ठीक, और इस आवेशित तार को नाम दे दिया L। ठीक है, तो एक अनंत लंबाई का चालक तार है, सीधा आवेशित तार है, जिस पर प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश का घनत्व है वो है लैम्डा। प्रति एकांक लंबाई पर, इस बात को ध्यान से देखो, लैम्डा बराबर कितना है, Q बटे L। ठीक, लैम्डा बराबर Q बटे L, मतलब प्रति एकांक लंबाई पर जो रैखिक आवेश घनत्व है वो कितना है, लैम्डा है। रैखिक आवेश घनत्व को किससे दर्शाते, लैम्डा से। Q मतलब क्या हो जाएगा, आवेश, और प्रति एकांक लंबाई की को हम प्रदर्शित कर दे रहे स्मॉल l से। चलो ठीक है, अब चूंकि हमें इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, वो भी हमें गॉस-की प्रमेय का उपयोग करके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, l को अक्ष मानकर, l को अक्ष मानकर r त्रिज्या का और स्मॉल l लंबाई का एक बेलन बनाते हैं। एक बेलन बनाते हैं, एक बेलन बनाते हैं, बेलन। ठीक, यहाँ देखो। ठीक है, ये क्या बनाया हमने, बेलन बनाया। कैसे बनाया, L को अक्ष मानकर स्मॉल l लंबाई, इसकी लंबाई हम कितनी रख देते, स्मॉल l, छोटा सा l, प्यारा सा l, ये हो गया। और इस बेलन की जो त्रिज्या है, इस बेलन की जो त्रिज्या है वो ले लेते हैं r। ठीक है, बन गया। आखिर क्यों बनाया हमने, r त्रिज्या और स्मॉल l लंबाई के इस बेलन को ड्रॉ हमने क्यों किया, ताकि हम गॉस की प्रमेय को अप्लाई कर सके। गॉस की प्रमेय एप्लीकेबल होती है क्लोज्ड पृष्ठ पर, है ना, किसी बंद पृष्ठ पर लगती है गॉस की प्रमेय। तो अभी तो क्या था, अनंत लंबाई का सीधा तार था, उस पर आवेश था। अब चूंकि हमें क्या लगाना है, गॉस की प्रमेय लगानी है, तो ये बेलन को हमने बना लिया। ठीक है, अच्छा हमें ये बताओ, इससे r दूरी पर यहाँ पर इस बेलन का हम एक छोटा सा पृष्ठ ले लें क्या भाई, पूरा जो पृष्ठ है। अच्छा एक काम करो, और सुनो और सुनो, इस पृष्ठ को देखो, एक वृत्ताकार पृष्ठ दिख रहा है, इसको हम S1 बोल दें क्या, समतल वृत्ताकार पृष्ठ S1। ये जो बेलन दिख रहा है उसको हम तीन भागों में बांट लेते हैं, समतल वृत्ताकार पृष्ठ S1, समतल वृत्ताकार पृष्ठ S2, और ये जो वक्राकार पृष्ठ दिख रहा है इसको नाम दे दो S3। ठीक है, क्या क्या बोला हमने, क्या क्या बोला हमने, नंबर 1 समतल वृत्ताकार, समतल वृत्ताकार पृष्ठ, इसको नाम दिया S1। दूसरा देखो एक नीचे बन रहा है, इसको हमने क्या बोला, समतल वृत्ताकार पृष्ठ S2। ठीक है, और तीसरा तुम्हें दिख रहा है क्या, वक्राकार पृष्ठ, उसको क्या बोला, S3। वक्राकार पृष्ठ S3। ठीक है, इस संपूर्ण बंद पृष्ठ को या बेलनाकार पृष्ठ को तीन भागों में बांट लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो, जो समतल वृत्ताकार पृष्ठ S1 दिख रहा है,
इनसे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की अलग अलग हम चर्चा कर ले रहे हैं। विद्युत फ्लक्स को एक बार परिभाषित तो कर दो जरा, हमारी आत्मा को संतुष्टि मिल जाए, हमारी आत्मा को संतुष्ट कर दीजिए। अरे मरे नहीं, जिंदगी में संतुष्ट कर दो भाई साहब, कल सर जाओ फिर करें हम आत्मा को संतुष्ट। हम ये बोल रहे हैं कि ये जो बंद बेलनाकार पृष्ठ S1, S2 और S3 दिख रहे हैं, इनसे अलग अलग विद्युत फ्लक्स की बात कर ले रहे हैं, फिर तीनों को अपन ऐड कर देंगे तो इस बेलन से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो आ जाएगा। चलो देखो, हमें आप बताओ विद्युत फ्लक्स होता क्या है। देखो, जैसे ये कोई एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से अगर विद्युत बल रेखाएं परपेंडिकुलर होकर गुजर रही है ना, ऐसे आई और ऐसे बाहर निकल गई तो विद्युत फ्लक्स होता है। देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, अगर पृष्ठ ऐसे है और विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, जिसको अपन क्या E, और इस पृष्ठ को जैसे नाम दिया S तो E इंटू S बोलते हैं। बोलो यही है क्या। जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से होकर गुजरती हैं तो उनकी कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, अगर हमें तुम ये बताओ, जैसे ये पृष्ठ है और ये बल रेखा जा रही, ये पृष्ठ के जो विद्युत बल रेखा है समांतर गुजर रही है, ठीक है, ये निकल गई विद्युत बल रेखाएं, ये निकल रही, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, बताओ जरा, जीरो होगा कि नहीं। भाई ये पृष्ठ है और ये बल रेखा जा रही, तो इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, ऐसा बोल रहे हैं हम। जैसे ये पृष्ठ है और ये बल रेखाएं जा रही हैं तो फ्लक्स होगा क्या, होगा क्या, नहीं होगा, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हमें तुम ये बताओ, यहाँ पर जो पृष्ठ कितना दिख रहा है, S1 दिख रहा है और S1 पर ये हमें आवेश दिख रहे हैं, तो इन आवेशों से जो गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, ये जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, चलो नाम दे रहे हैं विद्युत क्षेत्र को E वेक्टर, और ये जो हो जाएगा कितना, S वेक्टर। तो यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है या विद्युत बल रेखाएं हैं पृष्ठ के कैसे समांतर हैं, बोलो दिख रहा है क्या, S1 और S1 से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। बोलो बात इतनी क्लियर है क्या, ये वाली स्थिति लग रही क्या, यहाँ से बल रेखा और यहाँ से बल रेखा कुल मिला के पृष्ठ S1 से होकर एक भी बल रेखा परपेंडिकुलर होकर नहीं जा रही है, तो S1 का जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही है क्या, ठीक है। अब जरा S2 पर देखो, अगर S2 से बल रेखा निकल रही है, ये निकल रही, या फिर इस डायरेक्शन में देख लो, तो S2 से भी एक भी विद्युत बल रेखा होकर नहीं गुजर रही है। हमने कहा बल रेखा अगर ऐसे गुजर रही, ऐसे गुजर रही तो विद्युत फ्लक्स है, अगर विद्युत बल रेखा ऐसे गुजर रही तो इस पृष्ठ का कोई विद्युत फ्लक्स नहीं होता। बात देखो, यहाँ पर एक भी बल रेखा ऐसे जा रही क्या, नहीं जा रही, मतलब S2 का भी जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख दे, चूंकि S1 व S2 विद्युत क्षेत्र के कैसे हैं, विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं, समांतर हैं, अतः इनसे, किनसे, S1 S2 से, अतः इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स जीरो होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है क्या, चलो ठीक है। अच्छा हमें एक बात बताओ, S3 से बात कर लो, ये तीसरा वक्र पृष्ठ दिख रहा ना, उसको क्या बोल रहे हैं, S3, तो S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा, ये डायरेक्शन में ई वेक्टर बोल दे रहे, ठीक है ना, ई वेक्टर इस पृष्ठ से इस पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र है। अच्छा देखो, पृष्ठ सदिश राशि है तो इसका अपन एक छोटा सा पृष्ठ ले रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं ds वेक्टर,
बेलन वक्र पृष्ठ की भी बात कर लेंगे। ये जो S3 हमने नाम दिया है, दिख रहा है, ये जो हमने S3 बेलन का जो वक्र पृष्ठ लिया है, इसका हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया और उस छोटे से हिस्से को नाम दिया ds वेक्टर। पूरा S3 है, छोटा सा छोटा सा छोटा सा कितना हो जाएगा ds, d माने छोटा, s माने पृष्ठ। चलो ठीक है, अब हमें ये बताओ, ये जो एरो है, ये जो छोटा सा एरो है, ये किसको बता रहा है? छोटे से एरिया वेक्टर को बता रहा है। छोटे से एरिया वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, सो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक है ना। जितनी भी बल रेखाएं हैं वो पूरी की पूरी S3 से होकर जा रही हैं। तो यहां पर क्या लिखें? पृष्ठ S3 से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, S3 से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स। तो अभी देखो, पूरे पृष्ठ की बात ना करके ये छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा जो क्षेत्रफल लिया है ds, उसकी बात कर ले रहे। तो फ्लक्स को हम क्या d फाई बोल दें? फाई माने फ्लक्स, d माने छोटा सा, बराबर कितना लिख दें? ई वेक्टर डॉट कितना? ds वेक्टर लिख सकते क्या? या फिर d फाई बराबर ई इंटू वेक्टर हटाओगे तो क्या आ जाएगा? ds cos थीटा। बोलो सही है क्या? अब यहां पर कोण का मान देखो, थीटा बराबर कितना? 0 है क्या? थीटा का मान 0 है क्या? थीटा बराबर 0 डिग्री है, मान रख दो तो कितना हो जाएगा? d फाई बराबर e इंटू ds cos 0। बोलो क्या कहते हो? cos 0 का मान कितना? 1। सो d फाई बराबर कितना हो जाएगा? e इंटू ds हो जाएगा। ठीक है, cos 0 का मान यहाँ लिख दे रहे हैं, cos 0 बराबर 1। तो ये तो बना इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अगर हम पूरे S3 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात करें, ठीक है, पृष्ठ S3 से होकर लिखी है यहाँ पे, S3 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं बेटा, अभी तो ये छोटा निकला, अब संपूर्ण के लिए लिखते हैं हम फाई ई बराबर, अब पूरे को बताने के लिए क्या लगाते हैं? समाकलन लगाते हैं क्या? ये लगा दिया समाकलन। और छोटा सा बच्चा कितना है? डी फाई। इसका मान कितना है? ई इंटू डी एस है क्या? चलो मान रख दे रहे, सो कितना हो जाएगा? फाई ई बराबर पृष्ठीय समाकलन और कितना? ई डी एस। अब यहां पर आवेश तो कांस्टेंट है ना, आवेश तो कांस्टेंट है, तो उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी कांस्टेंट होगा। मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये भी कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। और यहां पर कितना बचेगा? ds बचेगा। ds मतलब इस बेलन का छोटा सा प्यारा सा टुकड़ा, और अगर उसका हमने क्या कर दिया? समाकलन कर दिया, तो पूरे पृष्ठ की बात हो रही है। और पूरा पृष्ठ कैसा है? चूंकि पृष्ठीय समाकलन ds बराबर कितना? 2 पाई आर एल लिख दें क्या? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या लिख दें? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता ना 2 पाई आर एल। ये मान यहां रख देते हैं। ठीक है, जल्दी से इतना नोट करो। नोट कर लिया? ओके, चलो आगे देखते हैं अपन। अरे तुम भी लो, यहां पर देखो, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? ई और इंटू कितना है? रेखीय समाकलन और ds मतलब क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल। इसको दिया समीकरण नंबर 1। रुक जाओ, अभी मत दो। तो इतना विद्युत फ्लक्स बना किसका?
इतना विद्युत फ्लक्स बना S3 का। अच्छा, अब बेलन से, संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स प्लस S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स प्लस S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो S1 का विद्युत फ्लक्स कितना था, 0 था। S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना था, 0 था। और S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है E इंटू 2πr इंटू L, राइट। तो यहाँ पर कितना बचेगा, E इंटू 2πr/L, इस बेलन का कुल विद्युत फ्लक्स होगा। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ये तो आ गया समीकरण नंबर 1। अच्छा, सो थोड़ा हम ये बता रहे हैं कि हमने यहाँ पे चालक तार को अनंत लंबाई का बोला था पहले सर, वो बात तो आप बताना भूल ही गए हो। तो इस चालक तार को अनंत लंबाई का चालक तार इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ये वो बिंदु है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस दूरी की तुलना में, किस दूरी की तुलना में, इस दूरी की तुलना में जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, उसकी तुलना में ये लंबाई, ये दूरी बहुत ज़्यादा होती है, ये लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक तार बोलते हैं। बोलो समझ में आया क्या, आया कि नहीं? और अच्छे एग्जाम्पल से समझाते, सुनो। एक बहुत सुंदर सी चींटी है, एक बहुत प्यारी सी चींटी है और उसको नहाना है। तो अगर वो पानी के एक गिलास में डाई लगा दे, हाँ, ठीक है, एक चींटी एक पानी की गिलास में डाई लगा दे, तो चींटी के लिए वो पानी का जो विस्तार है, पानी का जो फैलाव है, वो उसके लिए कैसा रहेगा, अनंत होगा कि नहीं? क्योंकि चींटी इतनी छोटी, गिलास इतना बड़ा, तो इतने बड़े गिलास का जो पानी है उसके लिए अनंत आकार का ही तो होगा। तो ऐसे ही जिस दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, उस दूरी की तुलना में इसे चालक तार की जो लंबाई होती है वो कैसी होती है, अनंत होती है। इसलिए इसको अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक तार कहते हैं। बोलो समझ में आ रही है सब बातें? तुमसे मिलना, बातें करना, समीकरण 1 हो गया। अब इसमें लगा देते हैं गॉस प्रमेय। चूँकि हम जानते हैं कि फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ये जो फाई ई की जो वैल्यू है Q बटे एप्सिलॉन नॉट, उसको यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2πr/L। क्या निकालना है हमें, जल्दी से बोलो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो E के बराबर करें, तो यहाँ से बेटा, यहाँ से 2πr/L त्रियक गुणा होके किसके साथ आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 के साथ। देखो जरा, देखो क्या हो जाएगा, Q बटे 2π एप्सिलॉन नॉट, 2π एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना हुआ R, और इंटू हो गया L, राइट। यहाँ पर एक रैखिक आवेश घनत्व का हमने सूत्र बनाया है। इसमें Q के बराबर अगर हम कर दें तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L हो जाएगा। क्या ये मान यहाँ पे रख दो तो कितना हो जाएगा, देखो जरा, E बराबर Q का मान कितना हो गया, लैम्डा इंटू L बटे हो जाएगा 2π एप्सिलॉन R और इंटू करके L। यहाँ पर L से L को के घरे पहुँचा दो,
तो जो फाइनली आंसर कितना आ रहा है, ई बराबर यहाँ बच रहा है कितना, लैम्डा बटे हो रहा है कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू करके आर। ये बना भाई साहब और देवियों और बहनों, क्या बना, ये बना रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। देखो जरा समझ में आया अच्छे से। फिर एक क्वेश्चन कराते हैं, एक बढ़िया धांसू सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। आंसर को कमेंट करके बताइएगा, आई होप आप सभी से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन बोले, चलो ठीक है क्वेश्चन बोलते हैं। सूत्र को बचा के रखते हैं, इसी सूत्र पर आधारित क्वेश्चन बोल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नोट करो जरा। एक रेखीय आवेश, चलो लिख दे, साथ में लिख भी दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है, एक रेखीय आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलाम का 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। रैखिक आवेश घनत्व की गणना कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व की गणना कीजिए। जल्दी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मतलब जो आंसर है उसको कमेंट करके हमें बताइएगा। क्वेश्चन सही है, एक बार मिला लें हम। एक रेखीय आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 9 × 10⁴, चलो ठीक है यही रहने दो, 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। रैखिक आवेश घनत्व की गणना कीजिए। चलो हम सॉल्व करें। यहां पर देखो ई का मान, देखो ये तो हो गया फॉर्मूला, दिख रहा है। यहां पर हमें निकालना क्या है, लैम्डा। देखो सूत्र होता है ई बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू करके होगा आर। अब इसमें से हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है लैम्डा। सो लैम्डा को यही रखो, बाकी राशियों का त्रियोग गुणा कर दो तो कितना बन जाएगा, लैम्डा बराबर ई गुणा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, ऐसे लिखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये ऊपर आया, गुणा करके कितना हो जाएगा, ई गुणा करके हो जाएगा आर। सर वैसा लिखा था तो क्या दिक्कत थी, अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, गुणा में आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लैम्डा को यही रखा और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके आ गए। थोड़ा इसको और सरल करें क्या, अगर इसका हम 2 का ऊपर गुणा और 2 का नीचे गुणा करें तो कितना हो जाएगा, देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट में 2 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा ई इंटू कितना हो जाएगा आर बटे हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा क्या। और एक सूत्र होता है, चूंकि हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है क्या। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये इतना हिस्सा गुणा होके यहाँ आया तो ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब कितना बचेगा 1/9 × 10⁹, राइट। सही है क्या। देखो मैंने देखा है एक सपना, और देखो क्या सपना देखा है सर, हमने सपना देखा है कि तुम लोग खूब अच्छे प्रतिशत से फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गए हो आप सभी, ऐसा सपना हमने देखा है। लैम्डा बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखो, कितना हो जाएगा
1/9 इंटू 10⁹ बोलो हो जाएगा क्या? ठीक है सर। फिर क्या हो जाएगा? ई है क्या? ई का मान है, ई का मान ये है, ई का मान कितना है? 9 इंटू 10⁹ राइट सर। बटे में क्या है? 2 है, चलो ये 2 रख दो। फिर क्या है? कितनी दूरी पर? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर लिख दो कितना? 4, और सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 10⁻⁻²। सही है। देखो यहाँ पर 9 इंटू 10⁻⁻ से 9 इंटू 10⁻⁹ कैंसिल हो गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना आंसर आया? यहाँ कितना बचा? 2, यहाँ बचा 10⁻⁻²। ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखो लैम्डा बराबर Q/L होता है, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर। चेक करके बताओ सही है क्या आंसर? तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।